आधी रात का वो पुरस्कार पहर था जब हर आवाज दब जाती है और हर साए में एक राज छुप जाता है। घड़ी की सुइयां रात के 3:31 का इशारा दे रही थीं और मैं फरहाद अपनी बड़ी बहन खूब रो और सुहागन शहरजादी के दिल को करार और तस्कीन दे रहा था। इस खामोश लम्हे में शहरजादी के लबों से बेइख्तियार कुछ ऐसी सरगोशियां निकल रही थीं जो एक गहरे जज्बाती तूफान का पता दे रही थीं। मैंने एक खौफजदा सरगोशी में कहा कि कोई सुन लेगा शहरजादी। थोड़ी देर के लिए एक अजियतनाक खामोशी छा गई, लेकिन फिर वही मध्यम बेसाख्ता आवाज़ें दोबारा उभरने लगीं। मैं भी इस जज्बे की रो में बह गया और इन आवाज़ों से एक अजीब तरह का सुकून हासिल करने लगा। मैं बिल्कुल भूल चुका था कि ये खामोश घर सिर्फ हमारा मस्कन नहीं, बल्कि इसमें और भी लोग हैं जिनकी नींद कच्ची है और जो हमारी बेइख्तियार आवाज़ें सुन सकते हैं। और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। हमारी बुजुर्ग और मोहतरम वालदा, जिनका नाम बेगम नाहिद था, ने हमें इस हाल में देख लिया। शायद वो काफ़ी देर से हमें देख रही थीं। उनकी खामोशी इस बात की गवाही थी कि उन्होंने हम दोनों की गहरी कुर्बत को महसूस कर लिया था। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस इतने में ही अपनी दिली ख्वाहिश का इजहार कर दिया, काश मेरे साथ भी कोई होता। मेरा नाम फरहाद है और मैं लाहौर के एक छोटे से गांव का रिहायशी हूँ। हमारे ख़ानदान में हम 2 भाई और 3 बहनें हैं। मेरे छोटे भाई का नाम जवाद है, जो जोशीला और मेहनती है। मेरी तीनों बहनों के नाम भी उनकी खूबसूरती की तरह मुनफरिद हैं। सबसे बड़ी हमारी प्यारी शहरजादी, जो मुझसे बड़ी हैं। उसके बाद मैं हूँ, फिर मुझसे छोटा जवाद और जवाद के बाद 2 छोटी बहनें। एक का नाम आयमा है और सबसे छोटी और प्यारी सुंदर्स। शहरजादी की शादी हो चुकी थी, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। उसके खाविंद का कुछ अरसा कबल इंतकाल हो चुका था और अब वो अपने 2 मासूम फूल जैसे बच्चों के साथ हमारे घर की रौनक थी। जवाद कराची के शहर में तामीराती कंपनी में मेहनत मजदूरी का काम करता था और अच्छी आमदनी भी हासिल कर रहा था। हम लाहौर के गांव में रहते थे, जहां जवाद दिन भर अपने काम में मसरूफ रहता था और मैं गांव के मरकजी बाजार में एक छोटी सी परचून की दुकान चलाता था। शहरजादी घर पर ही अपना वक्त गुजारती थी। वो कपड़ों की सिलाई भी किया करती थी, जिससे घर के अखराजात में कुछ हाथ बटाया जाता था। हमारी गुजर बसर कुछ मेरी दुकान की आमदनी, कुछ जवाद के कराची से भेजे हुए पैसों और ज्यादातर मेरे मेहनती और परहेजगार वालिद मलिक सुलेमान की पेंशन पर मुनहसर थी। मेरी शादी अभी तक नहीं हुई थी और ना ही मेरे छोटे भाई जवाद की। हमारे खानदान में सिर्फ शहरजादी ही थी जिसकी शादी हुई थी और जो अब अपने 2 छोटे बच्चों की खातिर बेवगी की चादर ओढ़े हुए थी। घर वालों ने कई बार शहरजादी को दूसरी शादी करने का मशवरा दिया, लेकिन उसने हमेशा इनकार कर दिया। वो शायद अपने शौहर से सच्ची और लाजवाल मोहब्बत करती थी, इसीलिए उसने उनके इंतकाल के बाद किसी दूसरे रिश्ते के बारे में सोचा भी नहीं। वो अपने शौहर की यादों को दिल में बसाए हमारे साथ रहती थी। मैं भी अपनी छोटी सी दुकान सुबह 8 बजे खोलता और शाम तक वहां मसरूफ रहता। दिन यूं ही गुजरते चले गए, क्योंकि गांव के लोग मुझसे अक्सर ज़रूरी सामान उधार ले जाते थे। उन उधार लेने वालों में काफ़ी सारी ख़वातीन भी शामिल थीं, जिनके शौहर मुल्क से बाहर कमाने के लिए गए हुए थे। हमारी गली में एक दिलकश और हयादार लड़की रहती थी, जिससे मैं भी वालाहाना मोहब्बत करता था और वो भी मुझसे इतनी ही वालाहाना मोहब्बत का इजहार करती थी। मैं दिन के वक्त अपनी दुकान पर जाता और उसके बारे में सोचता रहता था। हमारे घर में अब हमारी शादियों की बात हो रही थी। अब्बा और अम्मी मुझसे कह रहे थे कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन मैं इस वक्त शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं जिंदगी में कुछ बड़ा और मुनफरिद करना चाहता था। मैं सारी जिंदगी ये परचून की छोटी सी दुकान चलाकर नहीं गुजारना चाहता था। मैंने उनसे कहा कि मैं शादी तब तक नहीं करूंगा जब तक मैं अपने कदमों पर मजबूती से खड़ा नहीं हो जाता और एक अच्छा कारोबार नहीं शुरू कर लेता। मैंने अम्मी और अब्बा को मशवरा दिया कि वो छोटे भाई जवाद की शादी कर दें। जवाद कराची में एक बड़ी तामीराती कंपनी में काम करता था और अच्छी खासी रकम कमा रहा था। अम्मी ने मुझ पर बहुत दबाव डाला, लेकिन जब मैं अपनी बात पर अड़ा रहा तो वो भी मान गईं कि जवाद की शादी की तैयारियां शुरू कर दी जाएं। फिर जवाद को फ़ोन किया गया कि वो घर के लिए कुछ पैसे भेजे ताकि शादी की तैयारियों का आगाज़ हो सके, लेकिन जवाद ने भी वही कहा जो मैंने कहा था। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता,
पहले बड़े भाई फरहाद की शादी कर दीजिए। जवाद का कहना था कि उसने कराची में एक लड़की को पसंद कर रखा है और अभी वो मसरूफ है, लेकिन अब्बा और अम्मी ने इसरार किया कि नहीं, तुम्हें शादी करनी होगी। तुम्हारा भाई फरहाद अभी एक छोटी सी दुकान चलाता है, जबकि तुम अच्छा कमा रहे हो। फरहाद की कमाई इतनी अच्छी नहीं है, जब वो भी अच्छा कमाने लगेगा तो उसकी शादी कर दी जाएगी। जवाद को मजबूरन उनकी बात माननी पड़ी और अब अम्मी और अब्बा ने उसके लिए गांव में ही रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। मेरी रूटीन के मुताबिक मैं सुबह 7 बजे उठता, नाश्ता करता और दुकान पर चला जाता। मेरा नाश्ता मेरी प्यारी और खूबसूरत अम्मी ने बनाया था। मेरी अम्मी के 5 बच्चे थे, लेकिन इसके बावजूद वो बहुत खूबसूरत और जवान नजर आती थीं। ये भी एक दिलचस्प दास्तान है कि मेरे अब्बा ने किस तरह मेरी अम्मी से शादी की, जो मैं किसी और फुर्सत के वक्त सुनाऊंगा। मेरी अम्मी महल्ले की सबसे हसीन औरत थीं और जब भी वो घर से बाहर निकलती थीं तो लोग उन्हें पलट कर जरूर देखते थे। मैं अपनी अम्मी से कहता था, अम्मी आप बाहर ना निकला करें, जो कुछ भी आपको मंगवाना है आप मुझे बता दिया करें। मेरी बहनें भी बहुत खूबसूरत थीं, लेकिन मेरी माँ सबसे ज्यादा दिलकश थीं। उनकी उम्र 29 साल थी, लेकिन वो 25 से 30 साल की नजर आती थीं और कोई भी पहली दफा उन्हें देखता तो उन्हें बहनों में से एक ही समझता था। मैंने नाश्ता किया और अपनी दुकान पर आ गया। मैंने अपनी दुकान पर एक छोटा सा लड़का भी रखा हुआ था, जिसका नाम कबीर था, जो सामान की देखभाल करता था। आज दुकान का सामान खत्म हो रहा था, इसलिए कबीर ने मुझसे कहा कि उस्ताद जी सामान खत्म हो रहा है। मैंने उससे कहा कि तुम दुकान पर बैठो, मैं बाजार जाता हूँ। मैंने बाजार से जरूरी सामान लिया और एक रिक्शा में लाद कर दुकान पर वापस आया। दुकान का सामान तो कबीर ही लाया करता था, लेकिन आज ज्यादा सामान खत्म हो गया था, इसलिए मैं खुद लेने चला गया था। जब मैं दुकान पर पहुंचा तो एक औरत सामान उधार मांग रही थी और कबीर उसे दे नहीं रहा था। मैंने कबीर से पूछा कि क्या बात है। उसने कहा कि ये खातून है जिनके जिम्मे 4000 रुपए का उधार पहले से है और ये मजीद सामान मांग रही हैं। मैंने कबीर को कहा कि तुम्हें उधार नहीं देना चाहिए था, तुम ये कह देते कि उस्ताद जी दुकान पर नहीं है। मैं इस औरत को पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो भी एक बेवा थी जिसके 2 बच्चे थे और उसका शौहर भी बैरूने मुल्क गया हुआ था और शायद उसके साथ कोई और मामला था। मैं चाहता था कि वो मुझसे बात करे और मैं उसे उधार ना दूं। मैंने कबीर को कहा कि जाओ इस औरत से कहो कि मेरा उस्ताद दुकान पर आ गया है और मैं उनसे बात करने आया हूँ। कबीर ने फौरन जाकर इस औरत को ये पैगाम पहुंचाया, जिसका नाम महविश था। महविश ने कहा, अच्छा। मैंने कबीर को कहा कि मेरे लिए घर से खाना भी लेते आना, क्योंकि मैं दोपहर का खाना अपनी दुकान पर ही मंगवाया करता था। फिर वो लड़का महविश के घर गया और उसे जाकर सारी बात सुनाई। उस औरत ने कहा कि अभी तो मैं घर के काम कर रही हूँ, इससे कहो कि वो घर आकर बात करे, मैं दुकान पर नहीं आ सकती। कबीर ने जब मुझे ये बात बताई तो मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई कि इससे अच्छा मौका मुझे मिल नहीं सकता। मैंने कबीर से कहा, अच्छा तुम खाना भी ले आओ और मैं उसके घर जाता हूँ। ये कहकर मैं महविश के घर की तरफ चल पड़ा। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो महविश ने दरवाजा खोला। मैंने कहा, जी आपने सामान लेना था और छोटे लड़के से बात नहीं हो पा रही थी, मैं आपसे बात करने आया हूँ। उसने कहा, अच्छा अंदर आए और आराम से बैठकर बात करते हैं। मैं अंदर गया और पानी पिया, लेकिन मैं ये महसूस कर रहा था कि शायद इस औरत को मुझसे मिलना बुरा लग रहा है। फिर मैंने उसे कहा, आप बुरा ना मनाइएगा, मुझे आपके उधार कर कोई एतराज नहीं है, आप जब चाहें अपना उधार अदा कर सकती हैं, बल्कि अगर आपको दोबारा किसी चीज की जरूरत पड़े तो आप बेझिझक दुकान पर आ जाया करें। बस इस उधार को लिखना जरूरी था, इसीलिए मैं आया हूँ। अगर आपको बुरा लगा है तो मैं माफी चाहता हूँ। उसने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस अपने शौहर पर गुस्सा आ रहा था कि अगर वो वक्त पर पैसे भेज देते तो आज हमारे घर को उधार लेने की जरूरत ना पड़ती। मैंने कहा, कोई बात नहीं बहन, उधार लेना तो ना लेते, लेकिन हालात ही ऐसे हैं, अपने शौहर को बुरा भला ना कहें, बल्कि मैं चलता हूँ। ये सुनकर महविश ने कहा, अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, आपका तो हक बनता है कि आप उधार मांगें। फिर वो औरत खुद ही फूट फूट कर रोने लगी और मुझे बताने लगी कि उसे फला फला चीज चाहिए।